हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रामगोपाल सिंह। आप देख रहे हो यहाँ पर कि आपके पास एक टॉपिक है कैलकुलस का, आपके सिलेबस में इंजीनियरिंग फिजिक्स के सिलेबस में टॉपिक है, जिसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ द लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फॉर द टू वेरिएबल्स। अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी के हैं तो आपको यूनिट नंबर 3 में ये टॉपिक मिलेंगे। अगर आप AKTU के हैं तो आपको यूनिट नंबर 1 में ही ये नए सिलेबस में ये सब मिल चुका है। यहाँ पर सीधे कहा गया है कि हमें लिमिट पढ़ना है, कंटिन्यूटी पढ़नी है 2 वेरिएबल का। और ये मान के चला गया है कि 12th क्लास में आपने सिंगल वेरिएबल्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपको पूरी इनसाइट मालूम है, जो कि होता नहीं है। जो कि बोर्ड का एग्ज़ाम रहता है और बस मेनली पर्पज़ ये रहता है कि बोर्ड के इर्द-गिर्द रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो सिंगल वेरिएबल की लिमिट और कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है, उसको रूट से पढ़ेंगे। रूट से पढ़ने का मतलब है कि उसकी इनसाइट को हम समझते हुए पढ़ेंगे, बिकॉज़ नाउ यू आर इन द ग्रेजुएट स्टडीज़, आप ग्रेजुएट करने वाली स्टडीज़ में हो। तो इसीलिए सबसे पहले गहराई से हमें फर्स्ट मतलब सिंगल वेरिएबल वाली बात पढ़नी है, क्योंकि उन्हीं की चीज़ों का ही एक्सटेंशन होकर के डबल वेरिएबल, टू वेरिएबल में आ जाता है। तो अगर आपको सीधे सिंगल वेरिएबल नहीं आता है, तो आपको टू वेरिएबल्स बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सिलेबस फ्रॉम द टू वेरिएबल्स, बट वी नीड टू द बेसिक्स ऑफ द वन वेरिएबल थिंग। जरा आप इस फंक्शन के बारे में देखें। अब ये फंक्शन क्या, आप सबको आपको सर फंक्शन का मतलब क्या है? देखो, इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में, इन सब में क्या होता है, जब भी हम कोई मॉडल करते हैं, जैसे मान लीजिए एक पेंडुलम, एक बॉल है, ज़मीन पे गिरी और ज़मीन पे गिरने के बाद वो बाउंस कर रही है, इस तरह से बाउंस कर रही है, उसकी ऊंचाई लगातार कम होती जा रही है। तो क्या इस बात को हम मैथमेटिकली बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। और जब हम बताएँगे तो हम उसको मॉडलिंग कहते हैं कि हमने उसका एक मॉडल बनाया। जब हम मॉडल बनाते हैं तो हमारे पास इस तरह कोई फ़ॉर्मूला निकल के आता है, जिसको हम फ़ंक्शन कहते हैं। तो मान लीजिए ऐसा ही कोई फ़ॉर्मूला है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हमारे पास फ़ॉर्मूला है। नाउ व्हाट? नाउ लेट मी टेल यू समथिंग कॉल्ड द डोमेन एंड कोडोमेन। ये सारे वर्ड्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, आगे ज़रूरत पड़ेगी इनकी। तो जैसे ये फ़ंक्शन है, इसके अंदर जो एक्स है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब आप इसकी जो चाहे वो वैल्यू रख सकते हैं। और जो एफ(x) है वो है डिपेंडेंट, क्योंकि जो वैल्यू आप x की रखोगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से एफ(x) की वही वैल्यू आएगी। जैसे आपने अगर x की वैल्यू 0.9 रख दी तो 0.9 का स्क्वायर -1 एंड फिर 0.9 -1 घट-घटा के कुछ आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया, x की जो वैल्यू रखी उनको डोमेन कहा गया और जो एफ(x) की वैल्यू आती है उसको कोडोमेन कहा गया। अब आप देखें, जब हम डोमेन की वैल्यू 0.9 रखते हैं, यानी कि x की जगह 0.9 रखो, अब आप करके देखना, तो एफ(x) की वैल्यू 1.9 आती है। अगर आप x की वैल्यू 0.99 रखोगे तो एफ(x) की वैल्यू 1.99 आएगी। अगर x की वैल्यू 0.999 रखोगे तो एफ(x) की वैल्यू 1.999 आ रही है। बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, लेट मी जस्ट ज़ूम दिस। सो अब आप क्या कर रहे हो, जैसे-जैसे आप जो है पास जाते जा रहे हो, जैसे 1.9 थे, 1.99 हुए, 1.99 हुए, तो आप देख रहे हो कि ये 1.9 होना, 1.99 होना, 1.999 होना किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? 2 की तरफ। 2 नहीं हो रहा है, 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। लेकिन अगर आप इसी फ़ॉर्मूले में, लेकिन अगर आप इसी जगह पर एफ(x) की वैल्यू 1 रख दोगे तो क्या होगा? जैसे आप एफ(x) की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 इनडिटरमाइंड वाली स्टेट आ जाएगी। इस वैल्यू को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, क्या है ये? तो अब ये हम नहीं बचे, इससे हम बचना चाहते हैं कि मतलब एक तो हमारी स्थिति खत्म हो गई। तो जैसे ही हम x बराबर 1 रखेंगे, वी विल गेट सरप्राइज़। अब ये तो अनडिटरमाइंड चीज़ें आ गई। लेकिन अगर आप 1.01 रखोगे इसकी जगह पर, आपने 1 को स्किप कर दिया, तो 1.01 रखोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2.001। आप 1 की वैल्यू 1.01 रखोगे 2.01, 1.1 रखोगे 2.1। तो फिर आप ये देख रहे हो कि अगर मेरे पास वैल्यू 1.1 थी, तो आपके पास वैल्यू 2.1 थी। जब आपने 1.01 रखा यानी छोटा कर दिया, तो ये वैल्यू 2.01 हो गई। अगर आपने 1.001 कर दिया, तो ये वैल्यू और छोटी हो गई। इसका मतलब ऐसा लग रहा है, यहाँ पे देखो, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जब आप 1 से 1 की तरफ बढ़ते हो, तो ये वैल्यू 2 को अप्रोच करती है, इस y पर 2 को अप्रोच करती है। और जब आप 2 से ये 1 से कम की तरफ आते हो, तो भी वैल्यू 2 को अप्रोच करती है। तो इसका मतलब है कि जब हम चाहे तो x की वैल्यू 0.9 से बढ़ाते जाएँ 1 की तरफ, या 1.1 से घटाते जाएँ 1 की तरफ, तो हमारा फ़ंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। उसकी वैल्यू 2 के नज़दीक जा रही है, 2 हो नहीं रही है, क्योंकि जैसे ही आपने x बराबर 1 रखा, वहाँ तो 0/0 वाली अनडिटरमाइंड स्टेट आ जाएगी। तो ये बच्चों क्या है, इसे ही कहते हैं लिमिट। यही है लिमिट का आइडिया। यहाँ मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया है, दिस इज़ द आइडिया ऑफ लिमिट। अब कैलकुलस में हम
इस तरह के टर्म को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। लिमिट क्योंकि मतलब एग्ज़ैक्टली किसी पॉइंट पर क्या हो रहा है, चीज़ें बिगड़ जा रही हैं। लेकिन जब हम उस पॉइंट के इर्द-गिर्द रहते हैं, तो हमें आभास होता है कि इस फ़ंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा। अब ये सब चीज़ें जो हैं, ये इस तरह की जो फ़िज़िक्स है, इस तरह की जो मैथमेटिक्स है, उसके पीछे जो फ़िज़िक्स है, ये कई जगहों पर काम करती है। कई बार इसको हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। पता नहीं आपने मैथमेटिक्स में आइंस्टीन का नाम तो सुना ही होगा, स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना होगा, ब्लैक होल का नाम सुना होगा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये ब्लैक होल एक तरह की सिंगुलैरिटी होती है। सिंगुलैरिटी मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बिहेवियर बदल गया, लेकिन हम उस पर्टिकुलर पॉइंट के इर्द-गिर्द जा कर के अगर देखना चाहते हैं, कितना इर्द-गिर्द, जितना पास हो सके उतना जा कर के देखना चाहते हैं कि फ़ंक्शन का व्यवहार कैसा है। तो जैसे आप x को 1 ना रखो, आप x को 1 के करीब रखो, तो आप जैसे ही x को 1 करीब रखोगे, आपका fx क्या होगा? fx 2 के करीब पहुँच जाएगा। तो इसको हम कहेंगे जैसे-जैसे x 1 को अप्रोच करेगा, वैसे-वैसे fx 2 को अप्रोच करेगा। लेकिन ठीक x बराबर 1 पे जैसे पहुँचोगे, वैसे fx का व्यवहार कुछ 0/0 अनडिटरमाइंड किस्म का आ जाएगा। तो ये सिंगल वेरिएबल की बात हो रही है। तो अब आप देखो, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्सेप्ट एट अ फिक्स पॉइंट इन द डोमेन, डोमेन का एक फिक्स पॉइंट है, द कोडोमेन हैज़ एवरी कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यू, यानी कि डोमेन के खाली एक पॉइंट को छोड़ दो, क्योंकि एक पॉइंट x बराबर 1 जैसे रखोगे, fx की वैल्यू 0/0 हो जाएगी, जो कि हमें स्वीकार नहीं है। लेकिन इसके अलावा डोमेन की जितनी वैल्यूज़ जो एक के इर्द-गिर्द हैं, उनके लिए आपके पास कोडोमेन में कोई ना कोई नंबर ज़रूर है। अब मैं कहूँ अच्छा एक और नंबर ढूँढो यहाँ पर x के, ऐसे एक और वैल्यू ढूँढो जो 1 के इर्द-गिर्द हो, लेकिन जिसके लिए fx की वैल्यू 0/0 जैसी अनएक्सेप्टेबल चीज़ आ जाए, तो आपको नहीं ढूँढने मिलेगा, आप ढूँढ ही नहीं पाओगे। आप कितना भी छोटे से छोटा, कितना भी बड़ा-बड़ा, 1 के करीब होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं और चले गए। तो उसके इर्द-गिर्द आप रहोगे, तो आपको बस x बराबर 1 को छोड़ करके ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, जहाँ पर कि आप कहोगे कि नहीं भाई यहाँ पे भी देखो मामला गड़बड़ा गया है। तो इस तरह से हम लिमिट का जब केस पढ़ते हैं, तो ये लिमिटिंग वैल्यू में हम एक डोमेन की वैल्यू को एक पर्टिकुलर पॉइंट के करीब ले जाते हैं और देखते हैं फंक्शन की वैल्यू भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को अप्रोच कर रही है। अब यहाँ पर जैसे ही x बराबर 1 होता है, तो fx की वैल्यू 0/0 हो जाती है, जिसको हम एक तरह से अनडिफाइंड कहते हैं। अनडिफाइंड कहते हैं। अब थोड़ा-सा यहाँ पे रुक करके मुझे समझाना है अनडिफाइंड, ऑल्दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ 12, बट एज़ आई नो दैट 12th इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, सो हम इसके बारे में फिर से पढ़ते हैं। देखो, मान लो अगर मैंने कहा कि 0/0 u है, कोई नंबर है, सपोज़ कोई नंबर है। तो आपको मालूम है कि डिवीज़न इज़ रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उल्टा होता है डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन का। तो हम क्या करें, इस 0 को मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास 0 बराबर u टाइम 0 हो जाएगा, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब मुझे आप बताओ, क्या आप u के बारे में कुछ जान सकते हो? मतलब सवाल क्या है? मैं सवाल समझाता हूँ आपको। जैसे मैं कहूँ कि 2 इंटू 3 क्या है? आप कहोगे सर 6 है। ओके, मैंने 2 की जगह एक बॉक्स बना दिया और मैंने कहा इंटू 3, अब बताओ क्या होगा? आपने कहा कि नहीं सर, अब मैं कुछ नहीं बता पाएँगे क्योंकि बॉक्स के अंदर क्या है हमें नहीं मालूम। मैंने कहा ओके, चलो मैं आपको बताता हूँ कि बॉक्स के अंदर जो है सो है, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आ गया। अब बताओ बॉक्स के अंदर क्या है? तो आप जानते हो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न एक दूसरे का उल्टा होता है, तो आप क्या करोगे, 12 को 3 से डिवाइड करोगे, 4 आ जाएगा। तो आप कहोगे सर ये 4 है, तभी 4 इंटू 3 12 आया। इसका मतलब इस बॉक्स के अंदर क्या है, इसको पता करने के लिए आपको रिज़ल्ट की ज़रूरत थी और एक नंबर तो आपके पास था ही। अगर रिज़ल्ट 12 ना होता, अगर रिज़ल्ट 15 होता, तो आप 15/3 करते, तो आप 4 की जगह 5 लिख देते। तो बेसिक मालूम है। चलो फिर मैं एक सवाल पूछता हूँ। मान लो हमारे पास एक बॉक्स है। बॉक्स को मल्टीप्लाई किया 0 से। अब बताओ आंसर क्या आएगा? क्या मुझे आंसर में कुछ बताने की ज़रूरत है? आप कहोगे नहीं सर, ये 0 ही आएगा। मैंने कहा क्यों? आप कहोगे कि सर 0 जब भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, आंसर हमेशा 0 आता है। मतलब 0 के केस में आपने सिर्फ़ इस एक नंबर को देख कर के बिना इस नंबर के बारे में कुछ भी जाने रिज़ल्ट बता दिया, 0 आता है। ये फील्ड थ्योरी की एक एक्सियम है, थ्योरम है ये फील्ड थ्योरी का कि 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही आता है। कोई पूछे सर ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए मॉडल अलजेब्रा में ग्रुप, फील्ड, रिंग आती हैं, तो फील्ड थ्योरी की एक एक्सियम आती है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इस बॉक्स के अंदर कुछ भी रहा हो, 2 रहा हो, 4 रहा हो, 10,000 रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमेशा 0 हो जाएगा और हम ये जान भी नहीं सकते कि इसके अंदर क्या था, क्योंकि जो भी था वो 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो गया। तो इसीलिए जब भी आपको कहीं पर 0/0 मिलता है, तो आप जिस नंबर के बारे में बात कर रहे हो कि इन दोनों को डिवीज़न करके क्या आएगा, वो अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड होने का इसलिए क्योंकि वो 2 के लिए भी सही है, वो 4 के लिए भी सही है, वो 1000 के लिए भी सही है, यू कांट डिफाइन इट। सो इसीलिए जब भी हम 0/0 वाली स्थिति देखते हैं, तो हम
मतलब थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि सर ये क्या आ गया? ये तो बहुत अच्छा नंबर नहीं है हमारे लिए। कम से कम यहाँ पर इस तरह का तो नंबर नहीं है कि हम इसको यूटिलाइज़ कर सकें। अच्छी बात है। तो अब हम समझें, अब हम यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि अगर हम एफ(x) की बात करें, ये हमारा एफ(x) की बात करें, तो जैसे-जैसे x 1 को अप्रोच करेगा, एफ(x) की वैल्यू 2 को अप्रोच करेगी। दिस इज़ द फाइनल डिसीजन हमारा आपका हो गया। इसमें हमारे आपके बीच में किसी तरह का कोई भी वाद-प्रतिवाद नहीं होना चाहिए। अब मैं आपके सामने एक बहुत ही बड़ी डेफिनिशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसे कहते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनिशन। बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं बच्चे इसके लिए 12th में कि सर ये क्या डेफिनिशन है, और बहुत ही बेहतरीन डेफिनिशन है, मैं इसको कहूँगा। आई आई लव दिस थिंग एंड इन द अलजेब्रा, इन मतलब ये तो अलजेब्रा, अरिथमेटिक, रियल नंबर वाली चीज़ें हैं। आई लव दिस डेफिनिशन एंड आई होप यू आल्सो स्टार्ट टू अप्रिशिएट दिस आफ्टर दिस लेक्चर। तो इस पूरे लेक्चर का, इस हिस्से का मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि मैं आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनिशन की जो रूट है, जो उसकी आत्मा, वो समझा पाऊँ। अच्छा, आप कंप्यूटर साइंस के हो, तो आप कहोगे सर इसका मुझे पढ़ने का क्या फ़ायदा? मैं तो कंप्यूटर साइंस का हूँ, मैं क्यों पढ़ूँ एप्सिलॉन डेल्टा? व्हाई वी नीड टू लर्न दिस? ओके, आई एग्री विथ योर कंसर्न। ओके, ये बताओ, आपने मशीन लर्निंग सुना है? आपने मशीन लर्निंग टर्म तो सुना होगा? हाँ, मशीन लर्निंग में मशीन लर्निंग क्यों कहते हैं? क्योंकि मशीन लर्न करती है। मशीन लर्न कैसे करती है? ये बताओ। तो आप पढ़ोगे आगे जा कर के कि एक न्यूरल नेटवर्क सिस्टम होता है। इस तरह का न्यूरल नेटवर्क सिस्टम होता है जो आपस में कनेक्टेड होता है। ओके, आप इसमें इनपुट देते हो और फिर इसका आउटपुट आता है। मैं आपको जस्ट मशीन लर्निंग की बेसिक बता रहा हूँ। अब ये आउटपुट करेक्ट है या रॉन्ग है, इसको हम मान लो एक एक तरह से सुपरवाइज कर रहे हैं। इसको सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। मैंने कहा नहीं, आपका आउटपुट गलत आया। अब जब आउटपुट गलत आया तो हम क्या करते हैं, सिस्टम को एक फीडबैक भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक सिस्टम को फीडबैक भेजते हैं और हम कहेंगे कि आपका जो आउटपुट है वो इनपुट के हिसाब से नहीं आया, तो इसको हम कहते हैं लॉस। एक लॉस फंक्शन एल डिफाइन करते हैं। समझो, हमारे पास न्यूरल नेटवर्क है, मशीन के अंदर की बात करें, मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो एक न्यूरल नेटवर्क है। हमने उसमें से कुछ इनपुट भेजा, हमने कुछ आउटपुट देखा। हमारा आउटपुट, जो कि हमें पहले से मालूम है, हम तो सिखा रहे हैं अपनी मशीन को, तो हमने कहा नहीं, आपका आउटपुट, इस सिस्टम से जो आउटपुट जनरेट हुआ वो एक्चुअल आउटपुट से अलग है। कितना अलग है उसको डिफाइन करने के लिए हमने एक लॉस फंक्शन बताया। अच्छा, लॉस फंक्शन जो होता है वो भी एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको हम कहते हैं वेट। जैसे एक्स वाई जेड वैल्यूज होती है, वैसे ये वेट फंक्शन है, और ये वेट जो है वो इस न्यूरल नेटवर्क के अंदर डिसाइड होते हैं। तो लॉस क्यों हुआ, मतलब एक्चुअल आउटपुट से हमारा आउटपुट डिफरेंट क्यों हुआ? क्योंकि इस न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो वेट थे वो सही से एडजस्ट नहीं हुए। एक बार अगर हमने वेट को एडजस्ट कर लिया तो हम इस लॉस को क्या कर पाएंगे, हम इस लॉस को मिनिमाइज कर लेंगे। लॉस को मिनिमाइज करने का मतलब है हमारे इनपुट देने से हमें वही आउटपुट मिलेगा जिसकी हमें आकांक्षा, जिसकी हमें उम्मीद है। तो ये जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो एल जो लॉस, जो कि फंक्शन है वेरिएबल वेट का, ये कंसिस्टेंट रहेगा। मतलब हर वेट के लिए एक लॉस का मिनिमाइजेशन होगा ही होगा। ये कैसे एश्योर करोगे? ये कैसे आप निर्धारित करोगे कि हाँ भाई, जब भी हम वेट को एडजस्ट करेंगे तो लॉस कुछ ना कुछ एडजस्ट होगा? इसका रूट इस एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में ही है। ओके, तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो कि आपने 12th में पढ़ी है, उस मैथमेटिक्स का इस्तेमाल आज की डेट में मशीन लर्निंग जैसे पावरफुल टेक्नोलॉजी भी कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग एंड दिस इज़ वेरी अम्यूजिंग थिंग कि हम जिस मैथमेटिक्स को पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम बहुत ही, अरे सर बड़ा बड़ा अजीब सी डेफिनेशन है, समझ में नहीं आती। आपको समझना है क्योंकि मशीन लर्निंग बच्चों, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेसिक आपके सामने है। ओके, सो लेट अस मूव टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन है लिमिट ऑफ अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज ए इज इक्वल टू दिस। तो मतलब कोई आपके पास फंक्शन है, उसमें x की वैल्यू जब a को अप्रोच करेगी तो आपको लिमिट मिल जाएगी। जैसे अभी अभी इससे पहले हमारे पास फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स माइनस वन। तो हमने बताया कि इसमें लिमिट x जब 1 को अप्रोच करेगी, x 1 होगा नहीं, 1 होने पे तो सारा मामला अनडिटरमाइंड हो जाएगा, लेकिन x जैसे जैसे 1 को अप्रोच करेगी तो आपके पास लिमिट क्या आ जाएगी, 2। क्योंकि आपने देखा कि वैल्यू 1.9, 1.99, 1.999 हो रही है। एक तरफ से 2.001, 2.01, 2.1 इस तरह से पहुंच रही हैं। तो जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज कर रहे हो तो 1.9 से 1.99 हो जाना या 2.1 से 2.001 हो जाना, ये सब क्या दिखा रही है? दोनों चीज़ें यही दिखा रही हैं कि ये सब कुछ 2 के करीब पहुंचता चला जा रहा है। तो यहाँ पर वही है। तो अगर लिमिट एक सिंगल वेरिएबल किसी फंक्शन का x अप्रोचेस a, तो जैसे जैसे x a को अप्रोच करेगा, जैसे a की वैल्यू 1 है, वैसे वैसे हमारी लिमिट जो है वो l के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर समझिए शर्तें। शर्त ये है कि हम हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू अल्फा डिफाइन, एप्सिलॉन डिफाइन कर पाएंगे।
जिसके लिए एक पॉजिटिव वैल्यू डेल्टा एग्जिस्ट करेगा। अब ये सब क्या है, ग्रीक सिंबल है। तो हमने कहा लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन शर्त क्या है, हमेशा एक एप्सिलॉन जो कि पॉजिटिव नंबर है वो होगा, उसके लिए एक डेल्टा जो कि एक और पॉजिटिव नंबर है वो भी होगा। और किस तरह से होगा कि अगर x माइनस ए डेल्टा से कम होगा, 0 से ज़्यादा होगा, और एफ एक्स माइनस एल एप्सिलॉन से कम होगा। यही वो हिस्सा है जहां सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबिलिटी आ जाती है कि भाई ये क्या कह दिया आपने। मैं आपको बताऊं, ये जो पूरा स्टेटमेंट है ना, ये एक चैलेंज एंड प्रॉमिस गेम है। ये एक चैलेंज एंड प्रॉमिस गेम है। ये जो पूरा फंक्शन है, ये एक तरह के चैलेंज को और एक तरह के प्रॉमिस को बताता है जो फंक्शन कर रहा है। और यही आपको समझाना है मुझे आपको आज यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि आपने कहा कि एप्सिलॉन मोर देन 0, और ये इसको हम कहेंगे अलाउड एरर या टॉलरेंस फॉर फंक्शन। एप्सिलॉन को हम नाम देंगे टॉलरेंस ऑफ फंक्शन। डेल्टा क्या है, डेल्टा भी एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, जिसको कि डेल्टा को आप समझ लो, डेल्टा का मतलब डी, डी का मतलब आप समझ लो डिस्टेंस, डिस्टेंस। सो डिस्टेंस ऑफ द इनपुट एक्स नियर ए। तो अगर मैं कहूँ आपके पास ये वैल्यू ए है, तो ए के आप कितना नज़दीक पहुंच रहे हो। अगर आप यहाँ पर हो, मतलब आप लेफ्ट में हो, तो आप ए माइनस डेल्टा इतना नज़दीक पहुंच गए। अगर आप यहाँ पे हो तो आप सिर्फ ए से डेल्टा दूर हो। तो डेल्टा मतलब ए के नज़दीक के बहुत पास पास के हिस्से, बहुत पास पास के इलाके ए के पास के। जैसे 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 मैं कहूँ 1.9 होना ज़्यादा पास है कि 1.99 होना ज़्यादा पास है कि 1.999 होना ज़्यादा पास है 2 के, तो आप कहोगे 1.999 होना ज़्यादा पास है 2 के। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 0.99 एक तरह से वो डेल्टा है, वो डिफरेंस है, वो डिस्टेंस है एक्चुअल लिमिट पॉइंट के। सॉरी, ये 2 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये मतलब ये 2 की वैल्यू है। अगर हम कह रहे हैं कि 0.9 है या 0.99 है या 0.99 है, तो ये लिमिट पॉइंट 1 के सबसे नज़दीक जा रहे हो। तो अगर लिमिट पॉइंट 1 है तो आपने 1 पॉइंट ये 0.9 रखा, 0.99 रखा कि 0.999 रखा, ये दिखा रहा है इस रीजन को, इस इलाके को। तो हम जहाँ हमें पहुँचना है हम उस तक नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि उस पे पहुँचते ही सारा मामला अनडिटरमाइंड हो जाएगा। तो हम उस पॉइंट के इर्द-गिर्द नेबरहुड में जितना पास जा सकते हैं वहाँ जा कर के रहेंगे। तो अब ये जो मैंने बताया कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है, इट इज अ गेम ऑफ चैलेंज एंड प्रॉमिस। व्हाट इज द चैलेंज एंड व्हाट इज द प्रॉमिस? लेट अस सी दिस। अब जरा आप इसको देखो। चैलेंज ये है कि गिव मी एनी टाइनी एरर और टॉलरेंस ऑन द आउटपुट। मैं आपसे चैलेंज कह रहा हूं कि आप, जैसे लिमिट पॉइंट एल है, आप इसके कितना पास जा सकते हो मुझे बताओ। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल लिमिट पॉइंट मेरा 2 है, मैंने कहा कि क्या आप उसके पास ऐसा जा सकते हो कि आपको फंक्शन 0.0001 दे। भाई आपके पास फॉर्मूला था ना, आपके पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या आप एक्स की ऐसी कोई वैल्यू ढूंढ सकते हो कि जो एफ है वो 2 ना हो करके 2.00001 हो जाए, या वो 1.99999 हो जाए। क्या ऐसा कोई एक्स ढूंढ सकते हो? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये तो को डोमेन की बात है ना। एफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो को डोमेन में होती है, और एक्स की जो भी वैल्यू होती है वो डोमेन में होती है। तो वही है। तो अब चैलेंज ये है कि गिव मी एनी टाइनी एरर और टॉलरेंस। मतलब बस 2 और 2.01 में कितने का अंतर है? 0.001 का अंतर है। क्या इतना कम अंतर की जगह पर हम पहुंच सकते हैं? क्या इतने कम टॉलरेंस के लिए हम देख सकते हैं? तो प्रॉमिस ये है, यस आई विल गिव यू अ टाइनी इनपुट विंडो। अब प्रॉमिस ये कहता है कि हाँ, मैं आपको एक इतना छोटा सा विंडो यानी डेल्टा दे सकता हूं, जिसमें से अगर आप कोई वैल्यू उठा करके अपने फंक्शन में रखोगे तो फंक्शन में वैल्यू हमेशा 2.0001 से कम या 1.9999 से ज़्यादा रहेगा, इस रेंज में रहेगा। देखो आपने कितना रिस्ट्रिक्ट कर दिया। आपने कहा कि ये अगर 2 है तो मुझे इस रेंज के बारे में बताओ जिसमें 2.001 से कम की चीज़ें हों, या मुझे रेंज बताओ जिसमें 1.999 से ऊपर की चीज़ें हों। अब आप सोचो कितनी कम वैल्यू हो गई है। तो अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ठीक है सर, मैं आपको ऐसी एक्स की वैल्यू दे दूंगा। मैं एक ऐसा, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, जो हमारे पास 1 है, 1 के इर्द गिर्द हम ऐसे कुछ पॉइंट डिफाइन करेंगे यहाँ पर, जिनको अगर आप फंक्शन में रखो तो फंक्शन का आउटपुट इसी रेंज में आएगा।
आपने कहा नहीं, चलो मैं कहता हूँ 2.000001 कर दूँ और 1.99999 कर दूँ। अगर मैं इतना स्ट्रिक्ट, इतना संकुचित रेंज बना दूँ, तो क्या तुम मुझे इस लिमिट पॉइंट के इर्द-गिर्द कुछ पॉइंट दिखा सकते हो? मैं कहूँगा बिल्कुल। आई विल गिव यू अ टाइनी इनपुट विंडो। मैं आपको फिर भी एक विंडो दे सकता हूँ। मैं आपको ऐसा विंडो बना के दे सकता हूँ, जिस विंडो में ऐसे एक्स की वैल्यू आएँगी, जिनको आप अगर एफ में रखोगे, तो वो इस रेंज के अंदर फिट हो जाएँगे। इसका मतलब है आप आउटपुट में रेंज कितनी भी छोटी करते जाओ, आपको हमेशा इनपुट में एक ऐसी विंडो मैं दे दूँगा, जिस विंडो के अंदर की एक्स की वैल्यू जब आप रखोगे, यू विल ऑलवेज़ गेट द एफ वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू उस रेंज में पाओगे। तो दिस इज़ अ डिमांड सप्लाई थिंग, दिस इज़ अ चैलेंज एंड प्रॉमिस थिंग। आप खुद ही सोचो, जैसे जैसे मैं कहूँ, अगर मैं निशाना लगा रहा हूँ, मेरे पास मान लो मेरे पास एक मैं कहीं खड़ा हूँ, 6 फीट की दूरी पे खड़ा हूँ, दीवार पर कुछ गोला बना हुआ है, मेरे पास कुछ डार्ट हैं, इसको मैं मारूँगा तो डार्ट जो है लग जाएँगे उस निशाने पर। किसी ने इस टारगेट बोर्ड को छोटा कर दिया, बिल्कुल छोटा कर दिया, मतलब वो पहले 1 फीट का था, उसको उठा करके 2 सेंटीमीटर कर दिया और कहा कि क्या तुम इस डार्ट में निशाना लगा लोगे? मैं कहूँगा हाँ, मैं एक ऐसी डिस्टेंस ज़रूर ढूँढ लूँगा, मतलब अब मैं 6 फीट की दूरी पे नहीं खड़ा होऊँगा, हो सकता है मैं 1 फीट की दूरी पे खड़ा हूँ, ताकि मैं 1 फीट की दूरी पे खड़ा होकर के उस 2 सेंटीमीटर के टारगेट पे निशाना लगा लूँ। फिर उसने कहा चलो अगर मैं टारगेट को 1 सेंटीमीटर कितना छोटा कर दूँ तो मैं कहूँगा मैं भी अपने आप को 6 इंच की दूरी पे ले आऊँगा और जहाँ इतनी दूरी पे ले आऊँगा कि मैं उसको निशाना लगा सकूँ। उसने कहा अगर मैं उसको 1 मिलीमीटर का कर दूँ, तो मैं कहूँगा मैं भी दीवार से 1 सेंटीमीटर की दूरी पहुँच जाऊँगा, इतना कि मैं अभी भी उस 1 मिलीमीटर के उस डार्ट पे निशाना लगा लूँ। तो ये एक चैलेंज हो रहा है, जो हमारे डोमेन हमारा जो टारगेट है उसके डोमेन को श्रिंक करते जा रहे हो या बढ़ाते-घटाते जा रहे हो। तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप जो भी कुछ करोगे, मतलब एप्सिलॉन का जो भी चुनाव करोगे, एप्सिलॉन का चुनाव कहाँ होता है? कोडोमेन के लिए होता है। तो आप जो भी चुनाव करोगे कोडोमेन में, मेरे पास डोमेन में एक डेल्टा रेंज रहेगी। ये डेल्टा रेंज ऐसी है कि इस डेल्टा रेंज के अंदर के जो टर्म होंगे, यानी जो एक्स की वैल्यू होंगी, उनको मैं जैसे ही एफ एक्स पे रखूँगा, जैसे मैं एफ पे रखूँगा, मुझे हमेशा वही रेंज के अंदर की वैल्यू मिलेंगी जो आपने डिसाइड की है। आपने एप्सिलॉन को 1 सेंटीमीटर रखा है, मतलब मान लो 2.5 से लेकर के 1 जैसे मान लो अब आपने रखा है ऐसा कि 2 है, क्या मुझे 2.5 से लेकर के 1.95 ये आपने रेंज चुन रखा है। हाँ, मैं आपको 1 के इधर और 1 के इधर ऐसी रेंज दे सकता हूँ, जिनमें से कोई वैल्यू उठाओगे तो 2.5 कम हो रहेंगे और इसमें से कोई वैल्यू उठाओगे तो 1.95 से ज़्यादा की रहेंगी। आपने कहा अगर मैं 2 से नीचे घटा करके 2.001 कर दूँ और इसे 1.995 कर दूँ, तब तो रेंज और छोटी हो गई। तो मैं कहूँ कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी एक ऐसी रेंज मिल गई एक्स की वैल्यू, जिनको उठा के अगर आप रखोगे, तो वो भी इसी रेंज में ही आपका आउटपुट डालेंगी। दिस इज़ द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनिशन। यही एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनिशन है। समझने का आपको यहीं पे इसको ऐसे ही समझना है। तो ये जो अब मैं फिर से पढ़ता हूँ, अब मैं फिर से इस लॉजिक को आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जो कि ये है कि इसका मतलब क्या है? तो एक तरह से आप यहाँ पर ये देखो, चैलेंज क्या है? चैलेंज हमारे सामने ये है कि गिव मी अ टाइनी एरर और टॉलरेंस, इसको हम टॉलरेंस कहते हैं। कितना रेंज जो है ना, इसको हम टॉलरेंस कहते हैं। सहन शक्ति, एरर मतलब लिमिट पॉइंट से ऊपर-नीचे कितनी सहन शक्ति है। तो गिव मी अ टाइनी टॉलरेंस, आप मुझे एप्सिलॉन की एक छोटी-सी रेंज भी दे दोगे। देन आई विल गिव यू अ टाइनी इनपुट विंडो सच दैट, ऐसा विंडो एवरी इनपुट यानी हर एक्स की वैल्यू इन दैट विंडो मैप टू आउटपुट विद इन द टॉलरेंस। तो जो आपने टॉलरेंस लिमिट अपने लिए डिसाइड की है, वो टॉलरेंस लिमिट के अंदर ही आपको वैल्यू मिलेंगी। अगर आप मेरे द्वारा दी गई डेल्टा रेंज में से वैल्यू, अपनी डेल्टा रेंज की वैल्यू को रखोगे, तो आपको उसी एप्सिलॉन की रेंज में आउटपुट मिलेगा। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, अ चैलेंज एंड प्रॉमिस गेम। यही यही लॉजिक एआई भी आपके सामने आपके लिए ऑफर करता है। खुद ही तुम रोज चैलेंज करते हो, तुम्हारा हर प्रॉम्प्ट एआई के लिए एक चैलेंज होता है और एआई एलएलएम मॉडल उसको पूरा करते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं कोई भी सवाल पूछूँ, तो वो कहेगा हाँ, आई हैव आंसर। मैं इमेज बनाने में मैंने इमेज में कुछ भी प्रॉम्प्ट दिया, ओके, ऑब्वियस सी बात है वो उसकी एथिकल इश्यूज़ और नॉन सूटेबल फॉर वर्क सिस्टम से अलग ना हो। आपने किसी को कहा कि इसका सिर उड़ा दो, एक चित्र बनाया उसके आँखें फोड़ दो, तो दैट इज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग थिंग। हो सकता है वो उस ऐसा नहीं कि एआई कर नहीं सकता, बट वो करेगा नहीं बिकॉज़ उसकी पॉलिसीज़ नहीं है। तो आप क्या करते हो, एआई को हमेशा चैलेंज करते हो। आप एक प्रॉम्प्ट देते हो, आप चैलेंज करते हो और आपका मॉडल क्या करता है, उसके हिसाब से आपको आउटपुट देता है। व्हाटएवर यू पुट देयर विल बी अ आउटपुट, अ फीजिबल आउटपुट, ऐसा नहीं कि एक्सेप्टेबल आउटपुट, तभी तो आप उसको यूज़ करोगे बार-बार। अगर उसके आउटपुट एब्सर्ड हो जाएँ, अनाप-शनाप से होने लगे, यू विल नेवर यूज़ दैट लार्ज लैंग्वेज मॉडल और एआई टूल।
सो यहाँ पर एक अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि जब एप्सिलॉन डेल्टा मॉडल है, इसको ऐसे करो कि इफ आई ऑलवेज कीप दिस प्रॉमिस फॉर एवरी एप्सिलॉन भाई है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। समझो ना कि आपने कोई एप्सिलॉन को चुनाव किया, मेरे पास उस एप्सिलॉन के हिसाब से एक डेल्टा है, तो डोमेन में एक डेल्टा की रेंज है, जिनकी वैल्यू को फंक्शन में रखोगे तो आपको एप्सिलॉन रेंज के कोडोमेन की वैल्यू मिल जाएंगी। अगर ये हमेशा होता जा रहा है तो मैं कहूँगा कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अगर ये प्रॉमिस टूट जाता है, मतलब हो सकता है आपने एप्सिलॉन की कुछ वैल्यू चुनी और मेरे पास डेल्टा की कुछ ऐसी वैल्यू है जो एप्सिलॉन वाली इस रेंज को बिलोंग नहीं कर रही हैं, तो टूट गया प्रॉमिस मेरा। जो मैंने कहा था कि नहीं, मैं मेरे पास इनपुट एक्स की हमेशा ऐसी वैल्यू मिल जाएंगी जिनको रखने पर आपकी आउटपुट की जो भी आपने रेंज तय की उसके अंदर वैल्यूज आएंगी, तो ये टूट गया। तो अगर ये प्रॉमिस टूटा तो हम इसको मैथमेटिक्स की भाषा में कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। विश्वास मान लो, लिमिट को आप एक तरह से फेथ मान लो कि मैंने चैलेंज किया, उसने प्रॉमिस पूरा किया, मेरा फेथ उसके ऊपर बना हुआ है, तो मैं कहूँगा लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। उसने उन्होंने मैंने 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 उनको चैलेंज किया, उन्होंने वो अपना प्रॉमिस नहीं कर पाए, तो मेरा ये फेथ कि वो बहुत अच्छा सिस्टम है वो टूट गया। इट इज़ जस्ट लाइक द लार्ज लैंग्वेज मॉडल। आपने कुछ जवाब दिया, उसने कहा नहीं मैं नहीं दे सकता। मैं नहीं दे सकता इसलिए नहीं कि मेरी पॉलिसी को ब्रीच कर रहा है, मैं नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरी क्षमताओं से बाहर की बात है। अगर ऐसा हुआ तो आपका विश्वास हट जाएगा उस मॉडल से एंड यू विल नेवर यूज़ इट विथ अ फुल कॉन्फिडेंस। ओके, लेट अस इस एप्सिलॉन डेल्टा को एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल समझ, मान लीजिए एक कमरा है। इस कमरे का टेम्परेचर सपोज़ 23 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना है। इसकी अपर लिमिट है। ओके, मतलब 23-24 के बीच में रहना है, नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, 23-24 के बीच में इसका टेम्परेचर रखना है। अब मैंने कहा कि अगर इसका टेम्परेचर 22.7 डिग्री सेंटीग्रेड करना है और मैंने उस जगह पर, उस पूरे कमरे के अंदर एक हीटर सिस्टम लगा रखा है। अंदर तार वगैरह है, दीवार वगैरह में कुछ लगा है, फ्लोर वगैरह पे। तो क्या हीटर के अंदर जो नॉब लगे हैं, उन नॉब की ऐसी कोई सेटिंग है कि मैं इस वैल्यू को बना सकूँ? तो मेरा चैलेंज क्या है? कमरे का टेम्परेचर 22.7 करना है, तो हीटर है जिसकी सेटिंग से कमरे का टेम्परेचर ठीक हो सकता है। मतलब हीटर के अंदर जो भी सेटिंग है, वो समझ लो डोमेन की एक्स की वैल्यू है, जिसकी वजह से आपका कमरे का टेम्परेचर जो कि एफएक्स है, फंक्शन है, वो डिसाइड होगा। अब अगर मैं कमरे के फंक्शन को ये कहता हूँ कि टेम्परेचर को 22.7 से लेकर के 22.9 के बीच में रहना है, यानी 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड का मैंने केवल रेंज रखा है, तो हीटर सिस्टम कहेगा हाँ, मेरे पास ऐसी नॉब की पोजीशन है। कुछ नॉब की पोजीशन को जैसे हम यहाँ सेट करेंगे, इसी रेंज के अंदर ही हमारे कमरे का टेम्परेचर होगा। तो अगर मैं कहूँ 99.9 से लेकर के 20 के बीच में ही टेम्परेचर रखना है आपको, तो हीटर सेटिंग कहेगा हाँ, मेरे पास अभी भी सेटिंग्स हैं जिनसे मैं इसी रेंज के अंदर ही टेम्परेचर को मेंटेन रख सकता हूँ। तो जब जितनी बार भी हम एक चैलेंज ऑफर करते हैं, यानी एप्सिलॉन की वैल्यू ऑफर करते हैं, हीटर की सेटिंग यानी डोमेन की डेल्टा की रेंज भी वहाँ एग्जिस्ट करती है, जो कि इस एप्सिलॉन वाली शर्त को पूरा करती है। तो यहाँ पे चैलेंज और प्रॉमिस वैल्यू हमेशा फॉलो हो रही हैं, तो हम कहेंगे नाउ दिस इज अ वैलिड सिस्टम, दिस इज अ स्टेबल सिस्टम। अब यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करने की बात को ऐसे कहा गया, जैसे पिछली बार मैंने बताया लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो एलएलएम में जब भी आप इनपुट डालोगे उसका कोई आउटपुट निकलेगा, तो आपका फेथ वहाँ बना हुआ है। तो आपने कहा नहीं, विश्वसनीय है, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। आपने कहा नहीं, आप विश्वास पे नहीं कर सकते हैं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ऐसे इस सिस्टम में अगर हम हमेशा हीटर कोई ना कोई सेटिंग सेट करके अपने कमरे का टेम्परेचर उस रेंज में रख सकते हैं जिसमें हमें रिक्वायरमेंट है, और ये हमेशा हो पा रहा है, इसका मतलब है हमारा हीटर सिस्टम स्टेबल है। अब यहाँ इस स्टेबल को ही हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मैथमेटिकल भाषा में इसको लिमिट एग्जिस्ट करना कहते हैं, फिजिक्स की भाषा में या इंजीनियरिंग की भाषा में ये स्टेबल है, ये रिलायबल है। तो रिलायबल होना इज सेम एज मैथमेटिक्स में लिमिट एग्जिस्ट करना, स्टेबल होना सेम एज लिमिट में एग्जिस्ट करना। अच्छा, मान लो ऐसा कुछ नहीं है, अचानक कोई ऐसी सेटिंग है आपने रखा जिसकी वजह से एकदम से हीटर ने गड़बड़ कर गया और कमरे का टेम्परेचर रेंज की बजाय एकदम से ऊपर नीचे हो गया, कुछ ऐसी कोई खास सेटिंग है, तो तब तो फिर हमारा प्रॉमिस टूट गया। जैसे प्रॉमिस टूटा तो हम कहेंगे नो, इट इज नॉट, इट कुड बी अनस्टेबल, इट इज नॉट ऑलवेज स्टेबल। हमेशा स्टेबल रहेगा नहीं, या अनस्टेबल हो सकता है, सेटिंग में गड़बड़ी हो सकती है हीटर की। तो दिस इज लिमिट नॉट एग्जिस्ट। अब लिमिट नॉट एग्जिस्ट, देन इट मीन दैट वी नीड टू करेक्ट दिस सिस्टम, बिकॉज जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम एक तरह का फ्लो पा रहे हैं ना, एक अनरिलायबिलिटी पा रहे हैं। अगर लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमारा विश्वास नहीं जीत पा रहा है, इसका मतलब अभी उसकी ट्रेनिंग में कोई इश्यू है। तो मैथमेटिक्स में जो हम ये देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, लिमिट कर हाँ या ना, इस चीज को अगर आप कन्वर्ट करो मैथमेटिक्स की भाषा में, इंजीनियरिंग की भाषा में, तो आप इसके साथ विश्वास को, अविश्वास को, रिलायबिलिटी को, अनरिलायबल होना, स्टेबिलिटी को, अनस्टेबिलिटी को अटैच जोड़ सकते हो। एज अ इंजीनियर आप ऐसे कितनी सारी सिचुएशंस आएंगी, आप चाहे कंप्यूटर साइंस को, चाहे इलेक्ट्रिकल को, इलेक्ट्रॉनिक्स को, किसी भी ब्रांच के हो, जहां आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा
कि आपने किसी मॉडलिंग की है, आपने एक फंक्शन बनाया है, मैथमेटिकली एक फंक्शन बनाया, जो फंक्शन उस सिस्टम के बिहेवियर को बहुत अच्छे से दिखा रहा है। नाउ यू वांट टू चेक वेदर द सिस्टम इज रिलायबल, अनरिलायबल, स्टेबल, अनस्टेबल, बिलीवेबल या नॉट बिलीवेबल क्या है? देन यू हैव टू चेक द लिमिट पॉइंट, और उसी के आधार पर आपके सिस्टम की उपयोगिता का तय-ताड़ा होगा। अचानक से बंद हो गया तो कोई नहीं चाहेगा। आप चाहते हो ना कि जैसे-जैसे मैं आउटपुट देता जाऊँ, मुझे उसी तरह से रिलायबल एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इफ दिस इज़ डन एवरी टाइम, इट्स गुड, इट्स वैल्यूएबल। That is the meaning of the limit existence or not existence. So I hope you find some insight about this topic, क्योंकि एज ए इंजीनियर यू नीड नॉट टू जस्ट पास करना है, हमें एग्जाम पास तो हो जाओगे। KTU और स्टेट यूनिवर्सिटीज रोकती नहीं है, वो मतलब पास कर देते हैं बिल्कुल, लदड़ से लदड़ भी पास हो जाते हैं। लेकिन एज ए इंजीनियर यू हैव टू डेवलप दैट इंट्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट एंड लिमिट पॉइंट, एप्सिलॉन एंड डेल्टा। ओके, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।